हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो लीडर होता है ब्लैक शिप का, वो दो रिंग्स का इस्तेमाल करता है और जिससे इविल गॉड आ जाता है और साथ में वो निथली रेस की जो लड़की होती है वो भी आ जाती है। इविल गॉड हंसते हुए बोल रहा होता है कि बिना मेरी पुरानी बॉडी के मैं फिर भी मदर वर्ल्ड में आ सकता हूँ, ये जरा भी बुरा नहीं है। तो एपिसोड नंबर 685 की स्टार्टिंग होती है। जाओ बोल रही होती है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं इविल गॉड। इविल गॉड बोलता है कि तुम कैसे हो, मतलब जाओ नहीं, इसका नाम शैन है, सॉरी। शैन बोलती है कि तुम उस लड़के को देख पा रहे हो वहां पे, वो गुइक्विंग है जो कि मदर वर्ल्ड की इविल विल का रूप है, जाओ और उसे खा जाओ। इविल गॉड बोलता है खा जाओ, तुम चाहते हो मैं लोगों को खाऊं? तभी निथली रेस की लड़की बोलती है ऑफ कोर्स नहीं, जो तुम करते हो वो करो, साउल अब्जॉर्प्शन। गुइक्विंग सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे जानते हो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? निथली रेस की लड़की बोलती है गेस करो। वो अपनी एनर्जी से बांधने की कोशिश करती है। गुइकिंग बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बांध रहे हो, मुझे जाने दो। इविल गॉड उसके पास जाके उसके सर के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि हैरानी की बात नहीं है कि वो तुम्हें खाने के लिए बोल रहे हैं। जो इविल ओरा है तुमसे आ रहा, वो ऑलमोस्ट मेरे जितना ताकतवर है। वो गुइकिंग को डिवोवर कर जाता है वहीं पे। उसे मुश्किल हो रही होती है। शन बोल रही होती है क्या ये सेफ है सभी को अब्जॉर्ब करना? निथली रेस की लड़की बोल रही होती है हमने इसकी इतनी ज्यादा हेल्प की है, अगर ये नए पैदा हुए ग्विकिंग की इविल एनर्जी को भी नहीं हैंडल कर पाएगा तो वेल कोई यूज नहीं है इसका। इविल गॉड एब्जॉर्ब कर जाता है और उससे काफी ज्यादा इविल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। शन पूछती है कि कैसी फीलिंग आ रही तुम्हें? इविल गॉड बोलता है कि ताकतवर, पर काफी नहीं है, मुझे टाइम चाहिए इस ताकत के साथ फ्यूज होने के लिए। फिर वो ऐसे ही स्मेल कर रहा होता है और शन के पास आके बोलता है कि अजीब है कि तुम्हारी जो कोप स्मेल है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा अच्छी है। शन बोल रही होती है कि क्या? वो लीडर के पास जाके बोलती है कि गुइकिंग भी ऐसे बोलता था, क्या ये पिछले टाइम की मेमोरी है? कोप्स बोलता है, मतलब जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है अब ये जो तुम्हारे सामने है सिर्फ एक मरा हुआ शरीर है, गुइकिंग अब असली इविल गॉड है, तो ऐसे पास में फोकस मत करो, यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मची हुई है, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। वो गुइकिंग को ऐसे फेंक देते हैं नीचे। हमें दोबारा ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन दिखाई देता है, वो ऐसे अपने स्वॉर्ड के स्लैशेस कर रहा होता है आगे की तरफ। तभी जो वो लड़की होती है वो ऐसे ही लूजेंग को आगे लाके अटैक्स को रोक रही होती है। वो बोल रही होती है कि लूजेंग की जो बॉडी है वो परफेक्ट है, ये एक स्वॉर्ड भी है एक शील्ड भी है, अटैक और डिफेंस में काम आ रही है दोनों में, ये काफी ज्यादा अच्छी है उस बेकार से येलो एम्पर के शरीर से। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन काफी ज्यादा स्लैशेस कर रहा होता है, तभी जिसके स्लैशेस होते हैं वो रुक जाते हैं, एक स्पेस रोक देता है उन स्लैशेस को। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन ऊपर की तरफ देखता है, एंशिएंट गॉड कोंग ने अपने अटैक से, मतलब अपनी पावर से उसका अटैक रोका होता है। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोल रहा होता है याहू की हेल्प कर रहा है, स्पेस को कंट्रोल करने में काफी अच्छा है। वो फिर अपने किसी चीज को बाहर निकालता है, मतलब कोई आर्टिफैक्ट को, और अपनी स्पेस की पावर यूज कर रहा होता है। वो फिशिंग ड्रम को ओपन करता है और उससे कुछ एनर्जी निकलती है। जो एंशिएंट गॉड कोंग होता है वो उस ड्रम के अंदर खींचा चला जाता है और वहीं पे गायब हो जाता है। एंशिएंट गॉड, मतलब जो ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन होता है, वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर काम कर गया ये। अब वो बोलती है कि तुम आर्टिफैक्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो, अब तुम खुद नहीं जी सकते। तो वो हैरान होकर पीछे मुड़ती है। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन भी हैरान हो जाता है क्योंकि जो स्कॉर्पियन होता है, मतलब जो जी होता है, वो अटैक करता है अपनी पूंछ से। वो जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा जोर से लगता है ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन को। अहो के हाथ से भी लूजिंग छूट जाता है, वो नीचे गिर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन सोच रहा होता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो खींच लेता है लूजिंग को स्पेस के अंदर और बोल रहा होता है कि मुझे मिल गया है। अब वो बोल रही होती है कि तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया। ग्रैंड मास्टर ऑफ हेवन बोलता है कि चलो लड़ाई को छोड़ देते हैं, अब हमें पहले इससे लड़ना पड़ेगा, ये जो बड़ा इंसान या फिर जानवर आ गया हमारे सामने। फिर हमें इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया था, वहाँ पे लूजेंग ऐसे ही बैठा होता है और उसके आसपास काफी ज्यादा लाइट्स होती हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि 373 लाइट डॉट्स, हर एक लाइट डॉट ऐसा लग रहा है इसके पास अलग सी एबिलिटी है। क्या ये पावर जो कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के अंदर है, जो कि ओरिजिन है सभी ब्लड लाइंस का, जो वाटर होता है उसमें, मतलब जो ब्लड होता है उसमें चेंजेस आने पड़ते हैं। जो ह्यूमन ब्लड लाइन होती है वो बोल रही होती है कि लाइट कॉलम अभी भी ऊपर बढ़ रहा है, क्या ये सच में सक्सेसफुल होगा? पूरा होली ग्रेल शेल, मतलब शेक करने लग पड़ता है और ह्यूमन बोलता है वो ब्लड लाइन वाला कि लाइट कॉलम रुक गया, मैप कंप्लीट हो गया क्या? तभी उस ब्लडी होली ग्रेल से लूजेंग बाहर आता है। जो बर्ड ब्लड लाइन होती है वो बोल रही होती है कि इसने सारी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड को अब्सॉर्ब कर लिया। लूजेंग की आईज ऐसे ग्लो कर रही होती है, लूजेंग बाहर निकल आता है होली ग्रेल से। ह्यूमन ब्लड लाइन बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने सारी एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को इनहेरिट कर लिया है, अब तुम
नए मास्टर हो इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड के। लुजंग बोलते कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के पास 373 डिवाइन एबिलिटीज थी। वो ह्यूमन ब्लड लाइन बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड की जाती है डिवाइन एबिलिटीज की। उसे डिस्ट्रक्शन, स्पेस टाइम, क्रिएशन और लाइफ बोला जाता है। ये 4 हैं। जितने भी 373 डिवाइन एबिलिटीज हैं, अब तुम उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो, और ऊपर से तुम इन डिफरेंट डिवाइन एबिलिटीज को कंबाइन भी कर सकते हो और एक नई भी बना सकते हो। लुजंग बोलता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। वो इंसानी ब्लड लाइन बोल रही होती है कि मास्टर तुम अब एटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड को रिस्टार्ट करना चाहते हो। लुजंग बोलता है कि इसे बात के लिए छोड़ देता हूँ मैं, अभी मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाना है। फिर हमें एटर्नल स्क्रॉल पेंटिंग के पेज 3 का सीन दिखाई देता है। लुजंग को बाहर का रास्ता मिल जाता है। वहाँ पे जो मास्क होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा जल्दी वापस आओगे, जल्दी दरवाजा खोलो और सेकंड पेज में जाओ मुझसे मिलने के लिए। लुजंग बाहर आ जाता है। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है मैंने सोचा कि तुम एटलीस्ट वहाँ पे साल के लिए तो फंसे रहोगे, क्या तुम्हें ओरिजिन लेवल ब्लड लाइन मिली? लुजंग बोलता है कि मैंने एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन को पा लिया है। मास्क बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तुम्हें सच में मिल गई? वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ऐसा क्या, मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में। लुजंग बोलता है मैं दिखाता हूँ। लुजंग अपनी एनर्जी को यूज करता है और एक काफी खतरनाक हाथ जिसमें काफी ज्यादा आइज होती हैं वो उस लड़की के सामने आ जाती है। वो लड़की डर के बोल रही होती है कि इस चीज को मुझसे दूर कर दो। मास्क बोलता है कि ये किस तरीके की एबिलिटी है? लुजंग बोलते हैं एक कॉम्बिनेशन है 5 डिवाइन एबिलिटीज का जो कि एंसेस्ट्री लेवल ब्लड लाइन के अंदर है। मैंने एनर्जी इमिडेशन, इंटिमिडेशन दिखाई है अभी तुम्हें। मास्क बोलते हैं तो काफी ज्यादा कमाल की है। लुजंग बोलते क्या मैं पूछ सकता हूँ मास्टर ब्रश विल्डर, ये ह्यूमन, मंकी, स्नेक, बर्ड किस फैक्शंस में है, मतलब किस फैक्शंस के हैं ये इटर्नल डिवाइन कोर्टयार्ड में? मास्क बोलता है कि इन्हें 4 स्पिरिट सेक्ट बोलते हैं। जो 4 स्पिरिट फैक्शंस हैं उन सभी के अलग अलग रोल्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये रोल होता है कि उन्हें नई दुनियाओं को एक्सप्लोर करना होता है। कुछ होते हैं एनहाइलेटर्स, उनका ये काम होता है कि उनको लोगों को मारना होता है, बाकी क्रिएचर्स को खत्म करना होता है। कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो काफी ज्यादा केओस को बनाते हैं और भी ज्यादा रोल्स हैं। जो इंस्टेंट सिविलाइजेशन है जो तुमने मेंशन की वो शायद वर्ल्ड बिल्डर्स होंगे इन 4 स्पिरिट सेक्ट्स में से। उनमें से जो ह्यूमन स्पिरिट्स हैं उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। लुजंग बोलते हैं तो जो 4 स्पिरिट सेक्ट्स हैं उन्होंने एक से ज्यादा क्योस वर्ल्ड्स बनाए हैं। वो जो मास्क होता है वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो बने हुए क्योस वर्ल्ड्स हैं उन्हें सेकेंडरी वर्ल्ड्स भी बोलते हैं, जहाँ पे जो बीइंग्स हैं वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं पर काफी ज्यादा बड़े नंबर में होते हैं। जब एक नई दुनिया बनती है और उसका टाइम बढ़ाया जाता है तो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी फैलती है यहाँ वहाँ। जो 4 स्पिरिट सेक्ट्स हैं उन्हें वो एनर्जी चाहिए होती है खुद अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। एक सेकेंडरी वर्ल्ड काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को निकाल सकता है एक क्योस साइकिल के टाइम में। लुजंग बोलता है तो उन्होंने वो नीडल क्यों डिसाइड की जो इन दुनियाओं को खत्म करती है? ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि वर्ल्ड को ऐसे ही एग्जिस्ट करने देना हमेशा के लिए? मास्क बोलता है कि काफी ज्यादा सेकेंडरी वर्ल्ड्स हैं, अगर वो ऐसे एग्जिस्ट करते रहेंगे तो इवेंचुअली जो 4 स्पिरिट सेक्ट्स हैं उनके स्टेटस को डराएंगे एक पॉइंट पे। मतलब अगर वो ताकतवर बनते गए तो एक टाइम पे वो उन्हें भी डेंजर में डाल सकते हैं। और ऊपर से एक वर्ल्ड की एनर्जी को निकालना बार बार काफी खतरनाक होता है। इसी वजह से मतलब एक प्लान ये निकला कि सेकेंडरी वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करते रहना और दोबारा बनाना ये एक बेस्ट सोल्यूशन था। मतलब तोड़ना बनाना ऐसे। लुजंग बोलता है पर जो बीइंग्स हैं सेकेंडरी वर्ल्ड में वो कमजोर हैं तो वो कैसे 4 स्पिरिट सेक्ट्स को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं? मास्क बोलते हैं कि वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में सेकेंडरी वर्ल्ड्स के पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी और काफी ज्यादा ताकतवर बीइंग्स पैदा हुए। कुछ तो ऐसे थे कि जो 4 स्पिरिट सेक्ट्स को खत्म करने के पीछे पड़ गए थे, पर जो 4 स्पिरिट सेक्ट थे उनको टैलेंटेड लोग चाहिए थे, इसीलिए उन्होंने अदर शोर बनाया। जो भी जीनियस डिवाइन कोर्टयार्ड में पहुंचता है उन्हें 4 स्पिरिट सेक्ट में रिक्रूट किया जाता है, मतलब उनमें से एक बनाया जाता है। लुजंग बोलता है पर डिवाइन कोर्टयार्ड छोड़ नहीं दिया था सभी ने, मतलब ऐसे अकेला नहीं कर दिया था। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ उसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।